अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज का। पहले हमने पढ़ा है गैशियस एक्सचेंज होता क्या है, प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है। तो जैसे आप पिछले 9 क्लास के भी लास्ट चैप्टर्स पढ़ कर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, या आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तो एंड पे आप उनके डिसऑर्डर्स पढ़ते थे। इस तरह से अब चैप्टर 10 जो है उसका नेम क्या है, गैशियस एक्सचेंज। तो आपने गैशियस एक्सचेंज पढ़ा, प्लांट्स में कैसे है, ह्यूमन में कैसे है, एनिमल्स में कैसे हो रहा है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। तो टॉपिक है आज का डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या आपका क्या टॉपिक दिया गया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी जो आपका सारा सांस लेने का जो सिस्टम है, जो पूरा मैकेनिज्म है गैशियस एक्सचेंज का, उसके डिसऑर्डर्स या बीमारियां क्या क्या हैं। तो कुछ उनमें से हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 डिसऑर्डर क्या है, ब्रोंकाइटिस। अब ये नेम ब्रोंकाइटिस शो कर रहा है कि ये किस चीज़ की बीमारी है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। आपने पीछे पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर। ब्रोंकाई क्या होते हैं, यहाँ हमारी सांस की नाली होती है जिसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो फ़ौरन से डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस। इन ब्रोंकाई में ये क्या है, आपके पास दोनों ब्रोंकाई हैं। इन ब्रोंकाई में जब कोई भी स्वेलिंग वगैरह हो गई, इनमें कोई ख़राबी आएगी, तो उस स्वेलिंग की वजह से यहाँ म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, या म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। म्यूकस जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, ब्रोंकाई क्या होते जाएंगे, नैरो। तो ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस स्वेलिंग होती है किस में, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई। और उसके बाद जब हमने कहा था कि ये लंग्स में एंटर होंगे, अपनी अपनी साइड के लंग्स में, तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं और ज़्यादा छोटी छोटी स्मॉलर डक्ट्स में, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई जैसे ही एंटर हुए, लंग्स के अंदर गए, तो ये डिवाइड हो जाते हैं आगे फर्दर स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, जिन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में कोई भी स्वेलिंग होती है तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग। उस स्वेलिंग की वजह से क्या होना शुरू हो गया, वहाँ जब कोई भी ऐसी कोई चीज़ आएगी जो वहाँ पर उसको इरिटेट करेगी इन रस्तों को, तो किसी भी इरिटेंट की वजह से यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गई। स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इनका जो अंदर का जो रास्ता है वो भी क्या आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, नैरो। तो जो अंदर सेंसिटिव एयरवेज हैं वो भी नैरो होते जाएंगे। एयरवे यानी हवा के गुजरने का रास्ता भी नैरो होता जा रहा है साथ साथ। तो ये क्या है, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होना ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में। इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन के बाद म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और उसके अलावा जो अंदर का रास्ता है, जो जहाँ से हवा ने गुजरना था, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाएगा। अब ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसके। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हैं ब्रोंकाई के या ब्रोंक्यूल्स के। तो इसका कॉज में, इसकी वजह में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसका कॉज वायरसेस भी इसका कॉज हो सकते हैं, या कोई और ऐसे केमिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसे केमिकल इरिटेंट जैसे कि टोबैको स्मोक, जैसे कि टोबैको स्मोक, तंबाकू का कोई सिगरेट का धुआं वगैरह,
उसकी वजह से आपको ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ हो सकती है। कोई वायरसेस ऐसे हैं जो जाकर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, या बैक्टीरिया। ये तीनों मेन रीज़न हैं ब्रोंकाइटिस की। क्या आपने पढ़ा अभी? ब्रोंकाइटिस आ जाएगी, व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, तो आप उसमें ये सारा इंट्रोडक्शन इसका बताएंगे। कॉजेज़ आ जाएंगे, कॉजेज़ बताएं ब्रोंकाइटिस के, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, या फिर केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, जैसे कि टोबैको स्मोक एक केमिकल इरिटेंट है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स बताएं जी, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स बताएं। उनके नाम पूछ सकते हैं या उनकी डिटेल। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 है, या तो होगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस, या फिर होगा, दूसरी टाइप है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। या एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अब ये क्या है? ब्रोंकाइटिस की ही 2 टाइप्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसी भी डिजीज़ के साथ, मोस्टली हम डिजीज़ पढ़ते हैं तो हम उनके साथ वर्ड लगाते हैं एक्यूट या क्रॉनिक का। एक्यूट उन बीमारियों के साथ आता है जो थोड़ी देर के लिए होती हैं और परमानेंट डैमेज के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचाती हमें। लेकिन क्रॉनिक जिस बीमारी के साथ आ जाए, ये कौन सी डिजीज़ होती हैं जो लंबे अरसे तक रहती हैं और इनमें कोई ना कोई ये परमानेंट हमें नुकसान भी पहुँचाती हैं। अब अगर ब्रोंकाइटिस एक्यूट है तो ये क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी इसको कहेंगे हम, ब्रोंकाइटिस की वो वाली टाइप है जिसमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। तकरीबन कितनी देर के लिए रहेगी? अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक तकरीबन ये रहती है और कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचाती। नो परमानेंट डैमेज, कोई ख़ास नुकसान ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को ये नहीं पहुँचाएगी। 2 हफ्ते तक रहेगी और उसके बाद ठीक हो जाएगी। अब क्रॉनिक क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ मैंने पहले कहा कि ऐसी बीमारियां जो लंबे अरसे तक रहती हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीज़ है जो कि ज़्यादा देर तक रहेगी। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और कितनी देर तक रहती है? तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 3 महीने या 2 साल ही रहेगी। इसके दरमियान कितनी भी देर, ये डिपेंड करता है कि उसको कितना ज़्यादा इशू है, उस बंदे को, उस पेशेंट को कितना मसला हुआ है। 3 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी ये रह सकती है। तो एक्यूट क्या थी? जो सिर्फ 2 हफ्तों तक जारी रहेगी, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? जो कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से लेकर कुछ 1 या 2 सालों तक जो जारी रहती है, 2 ईयर्स तक तकरीबन। तो इसकी टाइप्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आती हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस बताएं। तो बहुत सिंपल सी हैं। एक्यूट क्या होगी? जो थोड़ी देर के लिए जारी रहती हैं, और क्रॉनिक क्या होती हैं? जो ज़्यादा देर के लिए जारी रहती हैं। इसके बाद लास्ट में हम जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उनके हम लास्ट में सिम्टम्स भी पढ़ेंगे कि अगर ये बीमारी होती है तो उसकी अलामात क्या होंगी। अब अगर ब्रोंकाइटिस हुआ है तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं? उस मरीज़ में हमें क्या क्या अलामात नज़र आएंगी? सिंपल सी डिजीज़ वो सिम्टम्स होंगी, कफ़, खांसी हो सकती है, माइल्ड वीजिंग, माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग क्या है? माइल्ड कहते हैं थोड़ा सा, वीजिंग का मतलब होता है जब आपको सांस आता है तो उसके साथ आवाज़ आती है, तो सांस के साथ साथ थोड़ी सी सीटी जैसी आवाज़ आना, माइल्ड वीजिंग आए यानी थोड़ी सी आवाज़ आएगी। और क्या होगा? उस बंदे को फीवर हो सकता है, बुखार, चिल्स यानी कि जिस्म कभी बुखार हो गया, कभी जिस्म गर्म हो रहा है और कभी ठंडा। और लास्ट सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सांस आ रहे हैं लेकिन पूरे पूरे नहीं आ रहे, वो खींच खींच के ले रहा है, छोटे छोटे सांस आएंगे उसको। सिम्टम्स कौन कौन सी पढ़ी? कफ, खांसी,
माइल्ड वीजिंग, सांस के साथ साथ सीटी की आवाज़ आएगी, फीवर, चिल्स, जिस्म गर्म ठंडा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटे छोटे आएंगे। क्या पढ़ा टॉपिक आज का? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हमने क्या कहा कि इन्फ्लेमेशन है किस किस की, ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमने पीछे भी डिटेल में ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है, लेकिन फिर दोबारा से बता दिया कि ब्रोंकाई क्या होते हैं या ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी इरिटेंट की वजह से, किसी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह की वजह से, तो उससे वहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। म्यूकस की वहाँ पर जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब म्यूकस ज़्यादा होता है तो वो अंदर जो रास्ता था वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाएगा। उसकी वजह से फिर हवा के आने जाने में भी तंगी आएगी, सांस लेने में तंगी आएगी। कॉजेज़ क्या क्या हमने मेन पढ़े हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस और केमिकल इरिटेंट्स, जैसे कि उसकी एग्जांपल के लिए हमने टोबैको स्मोक। टाइप्स देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स हैं इसकी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट जो थोड़ी देर के लिए होती है और क्रॉनिक जो लंबे अरसे तक चलेगी और उसमें डैमेज भी होगा हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को। सिम्टम्स पढ़ी हमने इसकी, तो 4-5 सिम्टम्स थी। उसके बाद नेक्स्ट है आगे एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा क्या है? ब्रोंकाइटिस के तो नेम से ही पता चल रहा था, यानी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की डिजीज़ थी, उनकी इन्फ्लेमेशन थी। एम्फिसीमा क्या है? हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई के बाद जब ये डिवाइड होती है तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे से और डिवाइड होती जाती हैं, एल्वेओलर डक्ट, और एंड पे बन जाती हैं एल्वेओलाई, जो रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं। हमने कहा था हर एल्वेओलर डक्ट के एंड पे बनेंगी एल्वेओलाई, इस तरह से। इन एल्वेओलाई को अगर हम थोड़ा सा यूं बड़ा करके बना लेते हैं, अब हम कहते हैं कि ये एल्वेओलाई हैं, इन्हीं को ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अगर इन एल्वेओलाई की दीवारें यहाँ से टूटेंगी, ये टूटना शुरू हो गई, तो हम इस बीमारी को क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे एम्फिसीमा का। तो एम्फिसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई। एम्फिसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ walls of alveoli। एल्वेओलाई की दीवारों की डिस्ट्रक्शन यानी टूटना, उनकी तबाही। जब वो टूटेंगी तो इससे क्या होगा? बज़ाहिर तो हमें ये देखने में लग रहा है कि ये जगह बड़ी हो गई है, लेकिन वो जो दीवारें थी वो भी तो अपना काम कर रही थी। तो काम कम होगा या ज़्यादा होगा? जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। वैसे इसका हम एरिया देखेंगे तो अब बड़ा हो गया, ये खुली हो गई है, लेकिन सरफेस एरिया क्या हुआ है? कम हो गया। यहाँ यानी जो फंक्शन है उस पर असर पड़ेगा, जो काम था वो अब कम हो जाएगा। जो इन्होंने काम करना था, जितनी ज़्यादा ये टूटती जाएंगी उतना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? डिक्रीज या लेस। एम्फिसीमा क्या था फिर? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई, यानी एल्वेओलाई की दीवारों का टूटना। दीवारें अंदर से जब टूटेंगी तो वैसे हमें लगेगा कि उसका एरिया ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो दीवारों ने काम करना था वो सरफेस एरिया तो कम हो गया, फंक्शन कम हो जाएगा, वैसे एरिया उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो फंक्शन कम होने को हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हुआ है? इसका कम हुआ है। जितना ज़्यादा ये लॉस होता जाएगा उतना ज़्यादा हमें सांस लेने में तंगी आएगी, उतना ज़्यादा लंग्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन मुश्किल से होगी। तो आप इसका सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फिसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई। और उसके आगे असरात क्या होते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, वो आपको सारे बता दिए कि उससे क्या होगा? लंग्स ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम ज़्यादा लेंगे नॉर्मल से। उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या हैं? एक शॉर्ट सा टॉपिक है, बस इसका एम्फिसीमा का इंट्रोडक्शन दिया गया और इसकी सिम्टम्स बताई गई हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी को एम्फिसीमा की बीमारी है तो उसके अंदर क्या क्या अलामात होंगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
ये वो सिम्टम है जो कि तकरीबन हर डिसऑर्डर में होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस जब छोटे छोटे आना, मुकम्मल तरह से सांस सही तरह से ना आना सांस का, तो उसे हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और क्या होगा? फटीग। जिस बंदे को एम्फीसीमा की बीमारी है वो हर वक्त क्या महसूस करेगा? थकावट। फटीग क्या होता है? थकावट। थोड़ा सा काम करेगा और वो अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। और क्या होती है इसमें? और सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब रिकरेंट क्या होता है? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंट का मतलब होता है अगेन, बार बार। अगर वो थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाएगा तो लेकिन फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दिन बाद वो मेडिसिन वगैरह लेकर ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका बार बार जो रेस्पिरेटरी का सारा जो सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन उसको हर थोड़ी देर बाद होती रहेगी। उसको बार बार सांस का कोई ना कोई मसला ये होगा। थोड़ी देर वो ठीक होगा वक्ती तौर पर, लेकिन उसको ये बीमारी सही तरह से ख़त्म नहीं होगी। और लास्ट सिम्टम है इसकी वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना। अब वज़न कितना कम होगा? जब तक इस बीमारी की अलामात नज़र आना शुरू होती हैं, पता चलता है इसका, तो तब तक उस पेशेंट का 50 to 70% उसके वज़न में जो है उसके लंग टिश्यूज़ ब्रेक हो चुके होते हैं। तो वेट लॉस और उसके साथ लास्ट में क्या बतानी है, एक और ये भी सिम्टम बताएंगे आप, कि जब तक इस बीमारी की ये सारी अलामात जब तक शो होती हैं, पता चलना शुरू होता है कि उसको एम्फीसेमा की बीमारी है, तो तब तक उस बंदे के लंग टिश्यूज़ कितने डैमेज हो चुके होते हैं, अंदर से 50 to 70% ब्रेक हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो एम्फीसेमा क्या था? सिंपल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की दीवारों का टूट जाना। उनके टूटने से वैसे एरिया आपको लगेगा कि इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सरफेस एरिया क्या हुआ? काम करने की जगह जो थी वो कम हो गई है। सिम्टम्स क्या क्या पड़ी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वेट लॉस। जब तक ये सिम्टम ज़ाहिर होती हैं तब तक उस बंदे का 50 to 70% उसके लंग टिश्यूज़ ब्रेक हो चुके होते हैं।